नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। जो कि सैटरडे है, 4 ही आर्टिकल्स हैं आज इंपॉर्टेंट। इसमें से एक आर्टिकल मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा जो कि मानसून मेलेडी पे है। मुंबई में बारिश शुरू हो गई है। ये जून का जो फर्स्ट वीक होता है, इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से मानसून हिट करता है मुंबई में और काफ़ी पानी बरसता है। अभी मुंबई में पानी बरसता है तो बिल्डिंग कोलैप्स के इंसिडेंट भी बहुत आते हैं। और रिसेंटली एक ऐसा ही बिल्डिंग कोलैप्स का इंसिडेंट हुआ है मलाड में। मलाड बिल्डिंग कोलैप्स, यहाँ पे 11 लोगों की मौतें हुई हैं। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया में कौन कौन से बिल्डिंग कोलैप्स हुए हैं, बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन कौन से हैं इंडिया में, उस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ आपको डिस्कस करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली आज ही मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के जो भी पॉइंट्स हैं ना मानसून मेलेडी की, ये वहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। शाम तक आपको वीडियो दूंगा या कल दे दूंगा आपको वीडियो, तो आप वहाँ पे देख लेना। तो इसलिए इस मानसून मेलोडी वाले आर्टिकल से टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो आज है वो है रीफोकस्ड वैक्सीनेशन कैंपेन्स आर पॉसिबल। देखिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं डिस्कस कर लूंगा एक दो पॉइंट आपसे यहाँ पे, बट कुछ भी नया नहीं है। वैक्सीनेशन कैंपेन्स को कैसे रीफोकस करना है, सारे ऑथर्स घुमा फिरा के एक ही पॉइंट बता रहे हैं। और कई बार ये पॉइंट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक दो बार यहाँ पे और देख लेंगे, दो तीन। वैसे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का वो ये है, द सिग्नल फ्रॉम द ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज क्लियर। देखिए, ईरान में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए। अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में ईरान की फ्रैक्शियस मतलब पॉलिटिक कितनी टूटी हुई है, अंदर से कितनी बटी हुई है, उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर ये जो मॉडरेट वर्सेस हार्ड लाइनर वाला एलिमेंट है ईरान के अंदर, ये कैसे प्ले करता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर कैसे यहाँ पे जो मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वहाँ की जो गार्जियन काउंसिल है वो सपोर्ट कर रही है। गार्जियन काउंसिल के ऊपर कौन बैठता है, तो उनके सुप्रीम लीडर खेमेनेई साहब। तो कुल मिला के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो कि ईरान में हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। और वो प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, ये जानकारी देखेंगे। और फाइनली काउंटिंग द डेथ। ठीक है भाई, डेथ काउंटिंग के तरीके के बारे में यहाँ पे बात कर रखी है। ये बताया गया है कि भाई इंडिया में ये जो कोविड-19 से रिलेटेड डेथ्स की काउंटिंग हुई है प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। ये बात हम सबको पता है और उसके रिस्पेक्ट में एक दो पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट का इस्तेमाल करके हम लोग ये डेथ की काउंटिंग को बेटर कर सकते हैं। कैसे बेटर कर सकते हैं, ये आर्टिकल के साथ डिस्कस करूँगा आपको। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आज अपने मेंबर्स का थोड़ा स्वागत कर लेते हैं। कौन कौन से आ रखे हैं मेंबर्स आज। तो रणवीर सिंह जी ने ज्वाइन किया है, मयूर सोलंकी ने, विकास सिंह, रूबी केवत, सुश्रुत मल्लिकार्जुन, मानस शर्मा। मानस शर्मा हैज़ बीन ए मेंबर फॉर 7 months। वेलकम मानस। नेक्स्ट है अनुराधा मुकाशी, इन्होंने ज्वाइन किया है। एंड सौरभ बर्नवाल, ही हैज़ बीन ए मेंबर फॉर 2 months। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। अब चलते हैं अपने मेन आर्टिकल की तरफ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, जैसे बाकी ये मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन बटन दबाइए। वैसे अगर आपको सही लगे तो आप दबा सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हो सके तो ही दबाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। अगर मुझे मैसेजेस सही लगे तो मैं उनको डिस्कस करूँगा आपके साथ। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वेबसाइट पे अपलोड होते हैं उनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो सिग्नल फ्रॉम ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, देखते हैं यहाँ पे क्या बात हुई। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए सबसे पहले इसको टेकअप किया। हुआ यह है कि 25 मई को ईरान की जो गार्जियन काउंसिल है ना, उस गार्जियन काउंसिल ने 7 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया। और ऑब्वियस सी बात है, यही 7 कैंडिडेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होंगे। इन्हीं 7 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट को 18 जून को चुना जाएगा टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ठीक है भाई। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जो 592 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया था, इसमें से इन 7 को चुना गया। लेकिन चुना किस हिसाब से गया है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। 592 एप्लीकेंट्स थे। इन 592 एप्लीकेंट्स में 40 वुमेन भी थी, मतलब वुमेन्स ने भी यहाँ पे अप्लाई किया था। लेकिन ओवरऑल चुने गए हैं केवल 7 कैंडिडेट। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि इनमें से एक भी वुमेन चुनी नहीं गई है। तो 592 में से 7 चुने गए हैं। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो चुनने का तरीका है बहुत सीक्रेट है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ट्रांसपेरेंसी यहाँ गायब हो रही है। उसका रीज़न ये है कि ईरान में एक डाइकोटोमस पॉलिटिकल ऑर्डर है। डाइकोटोमस पॉलिटिकल ऑर्डर मतलब कि 2 पोल्स हैं इसमें, 2 इंपॉर्टेंट पोल्स। और ये दोनों पोल्स हमेशा कांस्टेंट ऑड रहते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ इनका म्यूचुअल कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, एक दूसरे को पुश बैक करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ईरान में एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है। नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, एक इलेक्टेड नेशनल असेंबली है, ठीक है ना, और एक सरकार है जो कि कहीं ना कहीं नेशनल असेंबली को रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है सरकार जिस भी
पार्लियामेंट की होती है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ की पार्लियामेंट है इनकी नेशनल असेंबली। हमारे देश में भी देख लीजिए, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है बीजेपी की, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अगर लोकसभा में सपोर्ट चला गया, सरकार गिर जाएगी। अब कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि एक तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का पिलर आ गया, दूसरा पिलर आ गया यहाँ पे आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन को बचाने वाला। और ये पॉलिटिकल ऑर्डर भी ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था 1970s में, उसके बाद जो पहले की सरकार थी डेमोक्रेसी पे बेस्ड, वो गिर गई थी। और यहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट एलिमेंट ताकत में आ गए थे, और वो आज भी वहाँ पे ताकत में है। और उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं आपके खिमेनेई साहब, जो कि वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि दो पिलर्स हैं। एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे कुछ लोग परमानेंटली बैठ गए ईरान के अंदर, जो कि उनकी पॉलिटी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, और एक डेमोक्रेटिक पिलर भी है। अब टेक्निकली देखा जाए तो रिवोल्यूशन हो चुका था, जब देश आज़ाद हो चुका था, तो उसके बाद इन हार्ड लाइनर्स को, या फिर कह लीजिए कि इन ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी वाले लोगों को डोमिनेंट पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए था। डेमोक्रेसी के लिए छोड़ देनी चाहिए थी अपनी सीटें, लेकिन ताकत को छोड़ पाना इतना आसान तो होता नहीं। तो कुल मिला के ईरान के जो डाइकोटोमस पॉलिटिकल ऑर्डर है, एक तरफ डेमोक्रेसी और दूसरी तरफ आइडियोलॉजी के बेसिस पे बैठने वाले लोग जो कि डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, ये दोनों दे आर कॉन्स्टेंटली एट ऑड विद ईच अदर। सो इसके चलते, दूसरे प्लेयर के चलते ही जो ईरान के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है ना, वो यहाँ थोड़े कम हो जाते हैं। ओके, और ये जो डेमोक्रेसी के अलावा दूसरा वाला एलिमेंट है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर रहा है, इसको देखते हैं। पॉपुलरली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट होता है ईरान का, इसके ऊपर क्या कोई अथॉरिटी है ईरान के अंदर? बिल्कुल है, सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर एक ऐसी अथॉरिटी है ईरान के अंदर जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है इन ऑल मैटर्स ऑफ नेशनल गवर्नेंस। तो चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे डिफेंस हो, फॉरेन रिलेशन हो, जुडिशरी हो, ये कहीं ना कहीं इन सब के ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी की काफ़ी चलती है। और सुप्रीम लीडर के अंदर ही एक बॉडी है 12 मेंबर की, गार्जियन काउंसिल, और इसी गार्जियन काउंसिल ने भी 7 मेंबर्स को अनाउंस किया। मतलब कुल मिला के गार्जियन काउंसिल काफ़ी हद तक सुप्रीम लीडर की बात मानेगी। अभी बात यहाँ पे ये है कि एक डेमोक्रेटेड इलेक्टेड पार्टी में एक ऐसे सुप्रीम लीडर का होना जो कि इलेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, जो कि सिर्फ आइडियोलॉजी या कल्चर या धर्म के आधार पर ऊपर बैठा हुआ है और वो सबको गाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को वायलेट करेगा या फिर रेस्ट्रिक्ट करेगा। और अगर वो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं वो देश के लोगों की अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो आप ईरान की पॉलिटी को पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे गार्जियन काउंसिल ने क्या किया है कि जितने भी रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट हैं उनको केयरफुली रिजेक्ट किया है, और केवल 2 रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट्स हैं जिनको सेंट्रिस्ट आप बोल सकते हो, उनको यहाँ पे चुना गया है, और बाकी जो 5 कैंडिडेट्स हैं वो हार्डलाइनर्स हैं। अभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, ईरान में बेसिकली 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक मॉडरेट लोग होते हैं, एक कंजर्वेटिव लोग होते हैं। सॉरी, मॉडरेट कंजर्वेटिव एक हो गया और हार्डलाइनर दूसरा हो गया, जिसको आप एक्सट्रीम भी बोलते हो कभी। अभी मॉडरेट और कंजर्वेटिव तबका कौन सा है? ये वो तबका है जो कि कहीं ना कहीं एक कॉम्बैटिव माइंड फ्रेम लेके नहीं चलना चाहता है, एक कन्फ्रंटेशनल माइंड फ्रेम लेके नहीं चलना चाहता। दूसरा हार्डलाइन तबका क्या है कि हम भाई कन्फ्रंटेशनल माइंड सेट लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईरान कल की डेट में ये बोले कि हम यूएसए के साथ दोस्ती करेंगे, हमें सऊदी अरेबिया और इसराइल से ज़्यादा लड़ना नहीं है, हमें अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना है, हमें अपने लोगों के लिए इन्वायरमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट पैदा करना है, वुमेन राइट्स देने, ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, जॉब क्रिएट करनी है, ज़्यादा फालतू की पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं है शिया सुन्नी विवाद में, तो इस प्रकार की सोच रखने वाला जो तबका है वो मॉडरेट कंजर्वेटिव तबका है। एट द सेम टाइम हार्डलाइन तबका कौन है? हार्डलाइन तबका ये बोलता है कि ये यूएस कौन होता है हमको कुछ बोलने वाला, ये यूएस कौन होता है हम पे सैंक्शन लगाने वाला, इस इजराइल की तो हम सकब सिखा के रख देंगे, जो सऊदी अरेबिया यूएई इजराइल को सपोर्ट दे रहे हैं इनको भी इनकी औकात दिखा के रख देंगे। मतलब बिल्कुल ही कन्फ्रंटेशन वाला माइंडसेट। और कहीं ना कहीं हार्डलाइनर्स डोमिनेट करते हैं, इसलिए देखोगे कि ईरान बैक एंड से हिजबुल्लाह को, हमास को, इस प्रकार के ग्रुप्स को काफ़ी सपोर्ट देता है। सीरिया की लड़ाई के अंदर भी ईरान बहुत हद तक इन्वॉल्व है। तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका हार्डलाइनर तबका। और बेसिकली हार्डलाइनर इसलिए भी हार्डलाइनर बोले जाते हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ जो P5+1 एग्रीमेंट हुआ था ना, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो जो मॉडरेट्स हैं वो JCPOA जैसे एग्रीमेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो एक हार्डलाइनर बंदा है वो JCPOA को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। समझ गए? वो बोलेंगे कि हम क्यों नहीं न्यूक्लियर वेपन लेके आए, हम भी न्यूक्लियर पावर बनेंगे, हम क्यों न्यूक्लियर वेपन त्याग दें। तो इस प्रकार की सोच रखते हैं आपके हार्डलाइनर्स। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो हार्ड लाइनर्स भी चुने गए हैं ना यहाँ पे, ये कुछ इस प्रकार से चुने गए हैं जो कि कहीं ना कहीं गुड बुक्स में है सुप्रीम लीडर की।
जैसे फॉर एग्जांपल असेंबली स्पीकर हैं अली लारीजानी साहब। अली लारीजानी साहब एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, काफ़ी स्ट्रांग माने जाते हैं ये, ठीक है ना। अभी अली लारीजानी यहाँ पे प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए चुने ही नहीं गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको चुनवाना ही नहीं चाहते हैं। गार्जियन काउंसिल ने यहाँ पे एक कैंडिडेट को चुना है जिनका नाम है इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी के बारे में बोला जा रहा है कि ये सुप्रीम लीडर के काफ़ी क्लोज हैं। कहीं ना कहीं इब्राहिम रईसी ने भी अच्छा काम किया, लेकिन अली लारीजानी का चुना जाना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। तो एकदम से अली लारीजानी को 7 कैंडिडेट्स में भी ना चुनना ये गलत है। मतलब कुल मिला के कुछ समझ में ऐसा आ रहा है कि ये जो 7 सिलेक्शंस हुए ना, इन सिलेक्शंस को कुछ इस प्रकार से करा गया है कि एक ही पर्टिकुलर पर्सन एंड में जीत गया है और वो होगा इब्राहिम रईसी। अभी इब्राहिम रईसी की बात की जाए तो ये लीगल ल्यूमिनरी है ईरान में, मतलब इनको काफ़ी अच्छी लीगल नॉलेज है, ठीक है। फ्रॉम द डेज ऑफ रेवोल्यूशन ये एक्टिव है। अभी के लिए जुडिशरी के हेड है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के डिप्टी चीफ में, और यही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स सुप्रीम लीडर का सिलेक्शन करती है। हालांकि मैं बता दूं कि सुप्रीम लीडर का सिलेक्शन कोई डेमोक्रेटिक सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे काफ़ी पहले से डिसाइड होता है कि कौन सुप्रीम लीडर बनने वाला है। अब ये इब्राहिम रईसी वही थे जो हसन रोहानी के अगेंस्ट खड़े हुए थे 2017 में, लेकिन वहाँ पे वो हार गए थे। पिछले कई सालों से इब्राहिम रईसी करप्शन के खिलाफ एक मुहिम सी छेड़ रखी है उन्होंने ईरान के अंदर। ईरान में जो अंडर प्रिविलेज है, डाउन ट्रोडन है, उनकी मदद के लिए इब्राहिम रईसी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भले इब्राहिम रईसी ने अच्छा काम किया हो, इनकी जो क्लोजनेस है सुप्रीम लीडर के साथ, इस क्लोजनेस के चलते कहीं ना कहीं जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है ना, और ये जो गार्जियन काउंसिल ने 7 लोगों को चुना है, इस प्रोसेस को ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अभी की जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है रोहानी साहब, उन्होंने बोला है कि भाई इस इलेक्शन में तो मिनिमल पार्टिसिपेशन हो रहा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को तो यहाँ पे चुना ही नहीं गया। अली लारीजानी के जो भाई हैं वो तो बोल रहे हैं तो तुम बिल्कुल ही बेकार बात कर रहे हो, तुमने तो इतने इंपॉर्टेंट पर्सन को नहीं चुना। और ये बात बिल्कुल सही है। असेंबली स्पीकर अली लारीजानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईरान की पॉलिटिक्स है, उसमें 7 बंदों में भी इनको नहीं चुना गया, तो इसके चलते कहीं ना कहीं ईरान को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अभी यहाँ पे सुप्रीम लीडर जो हैं अली खमेनी साहब, उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई लिस्ट को चुनने में शायद कुछ गलती हो गई है, आगे शायद लिस्ट रिवाइज होगी, बट अब तक कोई भी ऐसी रिवाइज लिस्ट निकल के नहीं आई है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली इब्राहिम रईसी को ही यहाँ पे गार्जियन काउंसिल और अली खमेनी साहब प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। अभी अगर आप इब्राहिम रईसी के आइडियोलॉजिकल पोस्चर की बात करोगे तो एक हार्ड लाइनर है, और हार्ड लाइनर का मतलब क्या हो गया कि यूएस के साथ ये बहुत ज़्यादा फोर्थ गिविंग कम, मतलब बहुत ज़्यादा ईल्डिंग नहीं होंगे। जब भी यूएस के साथ कोई निगोशिएशन हो रहा होगा तो वहाँ पे यूएस की ज़्यादा बात ही मान सुनने वाले हैं नहीं। मतलब ये जो हार्ड लाइन पोस्चर है कि हाँ भाई हम अपनी सोवरेनिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, हम भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेंगे, इस प्रकार की फीलिंग्स को ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं ये इब्राहिम रईसी साहब। अभी के लिए न्यूक्लियर इशू को लेके यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बातचीत चल रही है, यहाँ पे सैंक्शंस के लिए बातचीत चल रही है। आगे आने वाले समय में मान लो ईरान JCPOA ज्वाइन कर लेता है और सैंक्शंस ईरान के ऊपर से हट जाते हैं, तो ये क्रेडिट किसके पास जाएगा? हार्डलाइनर्स के पास जाएगा, जबकि सारा काम अब तक किसने किया है? हसन रौहानी साहब ने किया। तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चल रही है। अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी हो रहा है कि पब्लिक हॉस्टिलिटी भी बढ़ रही है, इलेक्शन में मैनिपुलेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है ईरान के लोगों को, और उसके चलते ऐसा बोला जा रहा है कि जो अभी इलेक्शंस होंगे हो सकता है उसमें एक लो टर्नआउट भी है। कुछ और इलेक्शंस अभी हुए उसमें भी बहुत लो टर्नआउट आया। कुल मिला के ईरान की पॉलिटिक्स में अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक बायस नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये ईरान के लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा यहाँ बोला जा रहा है। अगर आप हिस्टोरिकल इलेक्शंस की बात करो, पहले जो भी इलेक्शंस हुए हैं ईरान के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं मिडिल क्लास ने एक मेजर रोल प्ले किया, ठीक है। जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस नहीं थे उस समय पे जो उनकी मिडिल क्लास थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, लेकिन बाद में ऑब्वियस सी बात है जब सैंक्शंस लग गए ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ और उनकी मिडिल क्लास का नंबर भी नीचे आया। ऑब्वियस सी बात है जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो कुछ लोग पैसा कमाएंगे, वो ग्रो करेंगे, और जब इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो कुछ लोग नीचे जाएंगे। तो ये जो हसन रोहानी साहब जो कि अभी के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 2013 में इलेक्शन जीता, फिर 2017 में इलेक्शन जीता। ये इलेक्शंस क्यों जीते? क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान की जो मिडिल क्लास थी वो हसन रोहानी साहब को सपोर्ट कर रही थी। उस समय पे क्या था कि 2013 में बातचीत हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि हसन रोहानी साहब सैंक्शन हटवा देंगे ईरान से, और कहीं ना कहीं ईरान से सैंक्शन हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सैंक्शन से ईरान की इकोनॉमी को बहुत नुकसान था। तो इस वजह से 2013 में हसन रोहानी साहब इलेक्शन जीत गए। उसके बाद 2017 में भी इलेक्शन जीत गए, चूंकि तब तक 2015 का JCPOA एक्शन में आ चुका था, कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट चुके थे, तो वहाँ के लोग बहुत खुश थे, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है। देखिए हर जगह के जो लोग होते हैं ना वो पीस लविंग होते हैं, उनको अपना अच्छा खाना रहना
ठीक से जीना, ये उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ये उनके लिए मैटर करता है कि भाई न्यूक्लियर बम बना लेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से सैंक्शंस लगा दिए। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से सैंक्शंस लगाए, उसके बाद से ईरान को $200 बिलियन का नुकसान हो चुका है। और इस $200 बिलियन के अंदर बहुत सारे, आप कह सकते हो कि बिजनेसेस तबाह हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, और यहाँ पे जो मिडिल क्लास थी ईरान की, जो कि पहले नंबर में बढ़ी थी, वो फिर से कम हो गई। 80 लाख लोग मिडिल क्लास से बाहर निकल गए ईरान के अंदर, क्योंकि अब वो पैसा नहीं कमा रहे। तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं, वो 5 गुना बढ़े हैं। तो बहुत ज़्यादा गरीबी वाले पहले 4 मिलियन थे, अब वो 5 गुना होकर लगभग 20 मिलियन पे पहुंच चुके हैं। और ईरान में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ख़राब हैं, इसलिए ईरान में पैंडमिक से रिलेटेड 80,000 मौतें हुई हैं, ये भी हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखो तो यूएस का जो सैंक्शन है ना, उसने ईरान के अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स को चेंज कर दिया है। उसने कहीं ना कहीं ईरान के लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया। ईरान के लोगों को अब यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनके देश में गरीबी है तब भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल एटीट्यूड्स भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। अब वो क्या चाह रहे हैं, पहले क्या था कि JCPOA जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट था 2015 में, लगभग ईरान की 80% जनता ये चाहती थी यहाँ भाई JCPOA ज्वाइन कर लो और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाओ। लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2020-2021, आप ये कह सकते हो कि लगभग ईरान में 50% लोग ये ऐसा चाहते हैं कि आप न्यूक्लियर डील साइन करो, 50% लोग चाहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं न्यूक्लियर डील साइन करने की। अनएम्प्लॉयमेंट ईरान के अंदर 12% हो चुका है। ईरान के लोगों को भरोसा भी नहीं ना, कल के डेट में कोई न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हो जाए, यूएस में सरकार बदले और फिर नई सरकार आके बोले कि नहीं भाई हम हटा रहे हैं, कोई न्यूक्लियर डील नहीं। तो न्यूक्लियर डील एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी मुश्किल से की जाती है। एकदम से डोनाल्ड ट्रंप जैसा लीडर आता है, सारी न्यूक्लियर डील बर्बाद कर देता है। तो ये सब चीज़ें अगर कहीं ना कहीं होने लगेंगी तो ईरान के लोगों के अंदर भी डाउट आएगा, वो आना बहुत लाजमी है, बहुत नॉर्मल है। फिर अगर आप ईरान की इकोनॉमी की बात करो तो और भी बहुत सी मुसीबतें हैं वहाँ पे। ईरान में जो इन्फ्लेशन रेट है 2017 में 10% था, आज की डेट में 50% पहुँच चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट 12% से ऊपर है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर सैंक्शंस हट जाते हैं ईरान के ऊपर से तो एकदम से ईरान का ऑयल और फाइनेंशियल सेक्टर को थोड़ी राहत मिल जाएगी, हम ज़्यादा ऑयल बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर पाएंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करो तो ईरान की पॉलिटिक्स आज भी फ्रैक्शियस है और आगे आने वाले समय में भी इनकी पॉलिटिक्स फ्रैक्शियस रहने वाली है। जो इस्लामिक क्लेरिक्स हैं वो ताकत में बैठे हुए हैं, वो जल्दी अपनी ताकत छोड़ने वाले हैं नहीं। जो रिफॉर्मिस्ट हैं, जो कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स लाना चाहते हैं, ईरान को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, वो ज़रूर रिफॉर्मिस्ट को पुश बैक करते हैं, बट रिफॉर्मिस्ट ताकत को एकदम पकड़ के बैठे हुए हैं। तो आगे आने वाले समय में फ्रैक्शियस पॉलिटिक्स चलती रहेगी। हो सकता है कि सऊदी अरेबिया के साथ येमेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर थोड़ी बहुत पीस की बातचीत हो ईरान की तरफ से, लेकिन सीरिया में ये जो लड़ाई चल रही है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, क्योंकि हिजबुल्लाह एक बहुत मेजर पार्टनर है ईरान का। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स ने काफ़ी हद तक सीरिया में इन्वेस्ट किया है, काफ़ी पैसा इन लोगों का ख़त्म हो चुका है। तो ऑब्वियस ही बात है, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में जब आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके होते हो तो कहीं ना कहीं चाहते हो कि उससे रिजल्ट निकले। सीरिया का सिविल वॉर सॉल्व हो जाए, इससे ईरान का कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं ना कहीं ईरान चाहता है कि सीरिया का सिविल वॉर चलता रहे। क्यों, देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। वैसे भी ईरान के इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, इसकी भी देखिए कोई ज़्यादा गारंटी है नहीं। और ओवरऑल आप देखो तो मेन चीज़ यहाँ पे यह है कि ईरान और यूएस की साइके एक दूसरे को काउंटर अटैक करती है। कहीं ना कहीं इनकी साइकी में ही लड़ाई है। इस्लामिक रेवोल्यूशन जब हुआ था तो अमेरिकन एम्बेसी में घुस के अमेरिका के लोगों को बंदी बना लिया था इन लोगों ने, और काफ़ी परेशान किया था। मतलब अमेरिका की एम्बेसी के अंदर ही घुस गए ईरान वाले। तो इसके चलते यूएसए के अंदर काफ़ी ग्रजेस हैं ईरान के अगेंस्ट। यूएसए देखता है कि यार एक ईरान ऐसा देश है जो हमारी सुनता ही नहीं, हम कुछ कहते हैं मानता ही नहीं, अपने मन की चलाया जा रहा है। एट द सेम टाइम ईरान वाले यूएसए से बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके हैं। यूएस के सैंक्शंस बहुत लंबे समय से ईरान के ऊपर लगे हुए हैं, उससे ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल बैटर हो गई, तबाह हो गई, लोग भूखे मर रहे हैं। तो ईरान के लोगों के अंदर भी यूएसए के लिए बहुत गुस्सा है। तो बिल्कुल इनकी साइकी के अंदर लड़ाई आ चुकी है एक दूसरे की तरफ। और जब साइकी के अंदर ही लड़ाई आ चुकी है एक दूसरे की तरफ तो चीज़ें सॉल्व होंगी, इस बात के चांसेस बहुत मुश्किल हैं। और कहीं ना कहीं सीरिया में यूएस जिस फैक्शंस को सपोर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट है इजराइल, इजराइल जिन फैक्शंस को सपोर्ट कर रहा है सीरिया में उसके अगेंस्ट है यूएस। कहीं ना कहीं ईरान और रशिया सीरिया में एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ईरान ने कहीं ना कहीं अंदर से शायद ये मान लिया है कि यूएस से इनको कोई सपोर्ट मिलने वाला है नहीं, इसलिए वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया और चाइना के साथ ढूंढता है। और कहीं ना कहीं चाइना ने उनको प्रॉमिस भी किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील की। तो आगे आने वाले समय में
कोई बहुत बड़ा मेजर वॉर होगा, ओपन कन्फ्रंटेशनल वॉर होगा, ये गलती कोई भी नहीं करेगा, ना ही ईरान करेगा, ना ही यूएसए करेगा, ना ही इजराइल करेगा, लेकिन ये कोल्ड वॉर चलता रहेगा। तो थोड़ा मोड़ा इजराइल के सोल्जर्स के साथ झड़प हो गई सीरिया में, गल्फ ऑफ एडन में, रेड सी में, ये सब तो देखिए आगे आने वाले समय में होने वाली है। वो यूएस की फोर्सेस के साथ भी होने वाली है, जैसे कि कासिम सुलेमानी को यूएस ने मार दिया, ईरान ने इराक में जो अमेरिकन बेस था उसके पास में मिसाइल दाग दी। इस प्रकार के जो कोल्ड वॉर एक्टिविटीज़ हैं ये आगे भी होने वाली समय है। ये जो मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप वाली कि हम ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डालेंगे, इनको झुका देंगे, ईरान देखिए झुका नहीं है और लॉन्ग टर्म में वो यूएस के इंटरेस्ट को बर्बाद कर सकता है। ये चीज़ सामने सामने पता चल रही है। तो ये था आर्टिकल दोस्तों। आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पे ईरान की पॉलिटिक्स से रिलेटेड। आगे बात करते हैं काउंटिंग द डेथ ऑन मेजरिंग एक्सेस डेथ्स। क्या बात कही जा रही है यहाँ पे? कोविड-19 के डेथ रिलेटेड इम्पैक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप देखो तो रियल टाइम मोर्टेलिटी इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेजर है, क्योंकि इस स्टैटिस्टिकल मेजर के दम पे हम ये जान पाएंगे कि एक्चुअली में कितनी मौतें हुई हैं, और जब हम कितनी मौतें हुई हैं ये पता कर पाएंगे तब कहीं ना कहीं हम अपने पॉलिसी रिस्पॉन्सेस को बना सकते हैं। अब अगर आप देखो तो मौतों की जो गलत काउंटिंग है, रियल टाइम मोर्टेलिटी इम्पैक्ट को सही तरीके से असेस ना करना, ये केवल इंडिया में नहीं हो रहा है, ये डेवलप्ड कंट्रीज में भी हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी 2021 में एस्टिमेट किया कि यूरोप में और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में जो ओरिजिनल नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो ऑफिशियल फिगर के 1.6 टाइम्स है। मतलब कि अगर 100 डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं तो एक्चुअली में डेथ हुई है 160। तो ये जो अंडर काउंटिंग की प्रॉब्लम है ये केवल इंडिया में नहीं है, ये मैच्योर पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स अक्रॉस द डेवलप्ड वर्ल्ड में भी है। क्योंकि होता ये है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और उसको कोविड-19 हो गया, उसका कोविड-19 सही हो गया, लेकिन बाद में कोविड-19 रिसर्ज हुआ और हेल्थ इश्यूज़ पहले उस पर्टिकुलर पर्सन को थे, हार्ट इश्यूज़, तो हार्ट इश्यूज़ और कोविड-19 कंबाइंड इम्पैक्ट के चलते उस पर्टिकुलर पर्सन की मृत्यु हो गई। अब हो सकता है कि उस पर्टिकुलर डेथ को कार्डियोवैस्कुलर डेथ की तरह दिखा दिया जाए, बट एक्चुअली में रियल रीज़न क्या था उस डेथ को होने का? वो था कोविड। तो कभी कभी जो बीमारियां दिखाई जाती हैं डेथ की वजह, उन बीमारियों को एग्रेवेट करने में कोविड-19 का हाथ होता है, और उसको ऐसा कोविड-19 डेथ रजिस्टर नहीं किया जाता, जबकि किया जाना चाहिए। और ये प्रॉब्लम इंडिया में भी आ रही है। इंडिया में अगर वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम्स की बात की जाए तो है केरला। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 100% रजिस्ट्रेशन बोला जाता है डेथ्स का, एक लो केस फर्टिलिटी रेट बोला जाता है। केरला की सरकार के ऊपर भी बहुत बार इल्ज़ाम लगाया गया है कि केरला में नंबर ऑफ डेथ्स ज़्यादा है, रिपोर्ट कम की गई है। इसीलिए आप देखोगे कि केरला में एक ऑडिट कमेटी बताई गई है कि जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट्स का, वो ऑडिट करेगा डेथ्स का। स्टेट लेवल की ऑडिट कमेटी ऑडिट नहीं करेगी, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑडिट करेगा डेथ्स का। तो केरला में और हमारे देश के हर राज्य में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि डेथ ज़्यादा हुई हैं बट रिपोर्ट कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये तो पिछले साल से इल्ज़ाम लग रहा है फ्रॉम द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड पैंडेमिक कि भाई डेथ ज़्यादा हो रही, रिपोर्ट कम हो रही। अब ये अंडर काउंटिंग क्यों रही है, और ये अंडर काउंटिंग सीवियर कौन कौन से स्टेट्स में? तो भाई देखिए, बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स में अंडर काउंटिंग सीवियर है, क्योंकि बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स में जो हेल्थ बुलेटिन्स आते हैं, इन हेल्थ बुलेटिन्स में बहुत कम डेथ्स और केसेस को रिपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं हमारे कुछ सरकारें इंटेंशनली ये कोशिश करती हैं कि कम डेथ्स को और कम केसेस को रिपोर्ट करो, ताकि पॉलिटिकल प्रेशर हमारे ऊपर कम आए। बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ रिसेंटली। बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट का रिव्यू हुआ, और हेल्थ डिपार्टमेंट का रिव्यू क्यों हुआ? क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने बोला कि भाई कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। बक्सर डिस्ट्रिक्ट से जितनी कोविड-19 के केसेस आके निकल के आ रहे थे, तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और जो एनजीओस काम कर रहे थे उन्होंने अपना डाटा दिया, सरकारी एजेंसीज ने अपना डाटा दिया। पटना हाई कोर्ट ने बोला ये डाटा तो यार मैच ही नहीं कर रहा है, तो पटना ने बोला भाई चेक करो फिर से कि एक्चुअली में कितनी डेथ्स हैं, एक्चुअली में कितने केसेस हैं। जब ये चेकिंग शुरू हुई तो पता चला कि जो नंबर ऑफ डेथ्स थी वो एकदम से 72% बढ़ गई, एकदम से 72% बढ़ गई। मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं जो रिपोर्टिंग हो रही है कोरोना की डेथ्स की, वो ज़बरदस्ती नीचे दबाई जा रही है, और थोड़ा सा भी अगर आप इनका ऑडिट करोगे तो ये फिगर बहुत तेज़ी से ऊपर उठेगा। अगर आप बिहार की बात करो तो बिहार में एक और प्रॉब्लम है कि बिहार का जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ना डेथ का, वो बहुत ख़राब है। ओवरऑल पैंडेमिक से पहले भी बिहार में जितनी मौतें होती थी उसमें केवल 34.1% रिपोर्ट होती थी। अब ये जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इस सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं डेथ का असेसमेंट थोड़ा अच्छी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन वो वहाँ किया जा सकता है जहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सही तरीके से काम करता है। बिहार में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम
कोरोना के पैंडेमिक से पहले भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। जैसा कि अभी बताया कि बिहार में जितनी भी डेथ्स होती हैं उसमें से केवल 34% रिपोर्ट होती हैं। And actually something is very much similar for UP also. Estimations of the actual count of the death are difficult to obtain in other states such as उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी एक्चुअली कितने लोग मर रहे हैं इसको एस्टिमेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में भी पब्लिक हेल्थ सिस्टम पुअर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के भी इन्फेक्शंस और डेथ्स को ठीक से इफेक्टिवली ट्रैक नहीं किया जाता है, रूरल एरियाज में ट्रैक नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स के बाहर मर गए, इसकी कोई ट्रैकिंग नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो है बिहार की, उत्तर प्रदेश की, तो पहली बात तो कोई प्रॉपर ट्रैकिंग है नहीं। जो लोग हॉस्पिटल के बाहर मरे वो सीधे सीधे जाके अपने घर के लोगों का अंतिम संस्कार कर देते हैं शमशान में, उनकी डेथ को रिपोर्ट नहीं किया जाता है। फिर यहाँ पे जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो ओवरऑल डेथ का केवल 34% रिपोर्ट कर रहा है बिहार में। तो बिहार और यूपी दो ऐसे स्टेट्स हैं, इन वजहों से वो कोरोना के पहले ही पूरी डेथ्स को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, और कोरोना के बाद तो उन्होंने और कम किया है डेथ को रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं सरकारों ने भी उनको प्रेशराइज किया कि ज़्यादा डेथ्स को रिपोर्ट मत करो। चूंकि ज़्यादा डेथ रिपोर्ट हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा, सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा तो वही वोट बैंक पॉलिटिक्स है, भाई वोट कौन देगा, तो ज़्यादा मौतें हो रही हैं। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि चलिए ये जो अंडर काउंटिंग की समस्या है, इस अंडर काउंटिंग की समस्या को कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसका देखिए एक तरीका दे रखा है यहाँ पे, वन मेथड टू एसेस द, और ये किसकी अंडर काउंटिंग की बात हो रही है? कोविड-19 की डेथ की अंडर काउंटिंग की बात हो रही है। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं कोविड-19 की डेथ की अंडर काउंटिंग के ऊपर। और हालांकि इस अंडर काउंटिंग के रीजंस में हमने देखा कि बिहार उत्तर प्रदेश में तो नॉर्मल डेथ्स की भी अंडर काउंटिंग है, मतलब पैंडेमिक से पहले ही उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में प्रॉपर डेथ्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता है, और कोविड के बाद तो और नहीं किया गया। उसमें पॉलिटिकल एंगल भी आ गया, पहले कम से कम पॉलिटिकल एंगल नहीं था। अब अगर आप देखो तो अगर one method to assess the actual number of deaths due to COVID-19 is calculating the excess death during the given period when the pandemic has raged compared to baseline mortality occurring in similar time frames during the pandemic. This exercise also works best if death registrations are relatively high, which should be possible in most districts as registration of deaths has improved to 76% according to CRS 2018। क्या बोला जा रहा है कि अगर हमको एक्चुअली में कोविड-19 से रिलेटेड कितनी डेथ हुई है ये पता करना है, तो हम एक काम करते हैं, कोविड-19 से पहले जो मॉर्टेलिटी डाटा रिपोर्ट हो रहा था उस मॉर्टेलिटी डाटा से देखते हैं कि एक्स्ट्रा कितने मर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में 90 लोगों की मृत्यु हुई, 2019 में एक जगह पे 92 लोगों की मृत्यु हुई, तो 2020 में 2021 में ये 90-92 का जो पहले से एवरेज चला आ रहा था, इस एवरेज से कितनी एक्स्ट्रा मृत्यु हुई है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोविड-19 का यहाँ पे कितना रोल निकल के आ रहा है। और अगर आप बिहार यूपी की बात करो तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वहाँ का बिगड़ा हुआ है, लेकिन हमारे देश में ओवरऑल ये जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम था 2018 का, इसकी डेथ की रिपोर्टिंग 76% थी। तो ये अलग बात है कि भाई बिहार और यूपी के हालात बहुत ख़राब हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की डेथ रिपोर्टिंग के, लेकिन ओवरऑल देश में 76% ऑफ द डेथ रिपोर्टिंग अच्छी है। तो अब देखिए कहीं ना कहीं ये भी आप देखो कि भाई पहले 100 में डेथ में से 34 रिपोर्ट हो रही थी बिहार में, अब मान लो 42 रिपोर्ट हुई, तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा 8 है कोविड-19 के रिस्पेक्ट में निकल के आ रही है। तो थोड़ी बहुत मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स लाके हम फिर भी थोड़ा बहुत एसेस कर सकते हैं। तो जहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में रिपोर्टिंग डेथ की कम थी पहले, वहाँ पे भी एक्स्ट्रा डेथ के बेसिस पे कुछ पैटर्न्स निकाले जा सकते हैं। और जहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, जैसे गुजरात में, चेन्नई में, कोलकाता में, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम फिर भी थोड़ा ठीक तरीके से काम करता है। ओवरऑल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018 76% ऑफ द डेथ्स को रिपोर्ट कर रहा था। तो अगर ये 76% ऑफ द डेथ्स को रिपोर्ट कर रहा था, तो जितनी एक्स्ट्रा डेथ्स हुई हैं उन एक्स्ट्रा डेथ्स को मैथमेटिकल मॉडल से एक सिंपल नंबर में बदला जा सकता है कि कितनी एक्चुअली में डेथ हुई है। और इसी से यहाँ पे पता चला है कि गुजरात, चेन्नई और कलकत्ता, जब गुजरात, चेन्नई और कलकत्ता के डाटा को कंपेयर किया गया तो पता चला कि गुजरात में 10 गुना, चेन्नई में 5 गुना और कलकत्ता में 7 गुना डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं व्हेन कंपेयर टू रिपोर्टेड। मतलब जितनी कोविड-19 के समय पे डेथ रिपोर्ट की गई सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन में, उससे 10 गुना, 5 गुना और 7 गुना नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं गुजरात, चेन्नई, कलकत्ता में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो कोविड का इम्पैक्ट आया सेकेंड वेव के दौरान, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और इसको पता करने में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत मदद कर सकता है कि जो टेक्निकल तरीका है, जो कन्वेंशनल तरीका है कि एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर पर्सन कोरोना से मरा है, नहीं। आप एक काम करो, पहले जितनी डेथ्स हो रही थी एवरेज,
उससे कितनी एक्स्ट्रा डेथ्स हो रही थी ये पता करो, और उस एक्स्ट्रा डेथ से आप कहीं ना कहीं ये मालूम कर सकते हो कि ये जो एक्स्ट्रा डेथ है वो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से ही हुई है। भले ही आपको सामने दिख रहा है कि वो बंदा एक्सेस आप कह सकते हो शुगर की वजह से मर गया, डायबिटीज़ की वजह से मर गया, हार्ट की वजह से मर गया, कैंसर की वजह से मर गया, बट उसकी प्रेजेंट बीमारी को कहीं ना कहीं और सीवियर किया है कोरोना वायरस ने, इसलिए उसकी मृत्यु हुई है। तो एक्चुअल वजह क्या हो जाएगी उसकी डेथ की? कोरोना वायरस। समझ गया बात को? तो यही सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर क्या बोला जा रहा है? इफ CRS डाटा सेट्स यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डाटा बिट्स मेंटेन्ड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसर कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये जो CRS डाटा सेट्स हैं जिनको ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल और सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया मेंटेन करता है, उसके साथ साथ कुछ स्टेट रजिस्ट्रार्स भी मेंटेन करते हैं, म्यूनिसिपल ऑफिसर्स भी मेंटेन करते हैं। इन रजिस्ट्रेशंस को थोड़ा गुड क्वालिटी की किया जाए और इनको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाए। ओके, तो एक्चुअल मोर्टेलिटी फिगर्स को हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली इट इज टोल्ड, मतलब कि कुल मिला के अब तक जो कोविड-19 की डेथ्स की रिपोर्टिंग है इसको नीचे की तरफ दबाया जा रहा है, और जब हम कोविड-19 की डेथ्स को नीचे की तरफ दबाएंगे तो पॉलिसी रिस्पॉन्स अच्छे नहीं होंगे। ऑनेस्ट रिपोर्टिंग ऑफ डेथ इज मैंडेटरी। अब ये तो एक साइंटिस्ट का व्यू पॉइंट हो गया, पॉलिटिशियन का व्यू पॉइंट क्या होगा? आप एक सोचोगे कि कभी पॉलिटिशियन ये बोलेगा कि भाई मेरे राज के समय पे इस बीमारी में इतने लोग मर गए। अगर उसके राज के समय में इस बीमारी में इतने लोग मर गए तो अपोजिशन उसको जिंदा नहीं रहने देगा अगले इलेक्शंस में। तो वो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती नंबर ऑफ डेथ के फिगर्स को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं और इसके दम पे ज़्यादा वोट खींचने की कोशिश करते हैं। तो उसके चलते प्रॉपर रिपोर्टिंग डेथ्स की नहीं होती है, और ये होगी इस बात के चांसेस भी थोड़ा कम ही है। लेकिन कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीके से इस CRS का डाटा निकाल के, जो कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसर कमीशन मेंटेन करते हैं, हम फिर भी थोड़ा एक रियलिस्टिक एजम्पशन कर सकते हैं कि एक्चुअली में कोरोना की डेथ्स इंडिया में कितनी है। ठीक है भाई, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। अब चलते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ, जिसमें ज़्यादा कुछ देखिए है नहीं। रीफोकस्ड वैक्सीनेशन कैंपेन्स आर पॉसिबल, लोकल प्लानिंग विल नीड टू गो हैंड इन हैंड। ये सब वही सारी बातें बताई जा रही हैं जो कि मैंने पहले आपके साथ डिस्कस की हैं। तो एक 80 साल के जो पेरेंट्स हैं, ऑक्टन जोरन कपल है जो 80 साल से ज़्यादा का होता है, 80 से 90 के एज ग्रुप का होता है, पूर्णिमा और अशोक, तो ये लोग मार्च 2021 में वैक्सीनेशन लगवाने गए, लेकिन इतनी लंबी लाइन लगी थी कि ये वापस आ गए। फॉर्चुनेटली एक दिन WHO के किसी एक्टिविस्ट ने इनको देख लिया और उनको वैक्सीनेशन लगवा दी। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा है ऑथर कि भाई देखिए, जब वैक्सीनेशन की सप्लाई लिमिटेड है तो वैक्सीनेशन इक्विटी फोकस्ड होना चाहिए, यानी कि जो वल्नरेबल लॉट है, जो मार्जिनलाइज्ड लॉट है, जो पुअर लॉट है, जो बूढ़ा लॉट है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, आदिवासी कम्युनिटी हैं, इनको भाई आप वैक्सीन का प्रेफरेंस पहले दो, सबको वैक्सीन मत लगवाओ। और पहले सरकार एक्चुअली में यही कर रही थी, बट कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर इतना प्रेशर आया कि सरकार ने 18 साल से ज़्यादा के सारे लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन खोल दिया। लेकिन अभी 18 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए आप वैक्सीनेशन कैंपेन खोल भी देते हो तो उससे होने कुछ वाला नहीं है जब तक वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं आती है, और कहीं ना कहीं वैक्सीन की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के समय पर जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल लॉट है उसको पहले वैक्सीन दी जानी चाहिए, उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, गरीबों को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, सोशली डिसएडवांटेज कास्ट को, आदिवासी कम्युनिटी को, और वो यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि इंडिया में किसी भी सरकार ने ट्राई नहीं किया। एक इक्विटी फोकस्ड वैक्सीनेशन प्लान आया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, और छत्तीसगढ़ सरकार ने बोला कि वो लोग जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, ओके, ये जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं ये पुअर हैं, मल्टी जनरेशन हाउस होल्ड्स में रहते हैं, तो चूंकि ये कैसे घर में रहते हैं जो कि कंबाइंड फैमिली है, अलग से घर ये अफोर्ड कर नहीं सकते, तो वहीं पे चाचा की फैमिली, मामा की फैमिली, सारी फैमिली साथ में रह रही हैं, इनके बड़े घर हैं, ठीक है ना, क्राउडेड सेटिंग्स में ये लोग रहते हैं, तो ऐसे केसेस में इनको बहुत अर्जेंट बेसिस पे वैक्सीन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने बोला, सरकार ने बोला कि इनको वैक्सीन का प्रेफरेंस दो, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने बोला कि भाई पूरी जनरल पब्लिक को वैक्सीन दो, ठीक है ना, राशन कार्ड होल्डर्स को दे रहे हो, सबको दो। तो कहीं ना कहीं देखिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का प्रायोरिटाइजेशन होना ज़रूरी है। सरकारें बोल दें, जुडिशरी ये बोल दे कि सब लोग एलिजिबल है, बोल देने भर से कुछ नहीं होता, देने की काबिलियत भी होनी चाहिए, और वैक्सीन सप्लाई हमारी लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं हमको वल्नरेबल लॉट को चीज़ें देनी है। अभी वल्नरेबल लॉट इंडिया में इसलिए भी वल्नरेबल है क्योंकि वो बेनिफिट्स का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। ये जो राशन कार्ड होल्डर्स है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मोबाइल फ़ोन चलाना नहीं आता, जिनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो वो कोविन ऐप को डाउनलोड करें, उसके ऊपर रजिस्टर करें, वो कर पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज दे आर नॉट टेक सेवी। तो यहाँ पे भी डिजिटल इनइक्वलिटी आ गई है। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, रिपीटेड पॉइंट्स है सारे के सारे यहाँ पे। फिर एक पॉइंट यहाँ पे ये भी बताया गया है
कि इंडिया में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है, बाकी वैक्सीन अभी उतनी नहीं आ पाई हैं। उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है लंबे समय तक। वहीं पे अगर mRNA फाइजर जैसी वैक्सीन आ जाती हैं, ये माइनस टेम्परेचर में रहनी चाहिए, तो वैक्सीन अनस्टेबल हो जाएंगी अगर प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया गया। लेकिन कोविशील्ड जैसी वैक्सीन रेफ्रिजरेटर में भी चल जाती हैं और कहीं ना कहीं उनका एडमिनिस्ट्रेशन ईजी है। हमारी जो आशा एक्टिविस्ट हैं और ANM है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ्स, वो बहुत आराम से इन वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर सकती हैं। फिर ये बताया जा रहा है कि WHO का भी ये जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप है एक्सपर्ट्स का इम्यूनाइजेशन के ऊपर, इसने रिकमेंड किया कि सोशियो डेमोग्राफिक ग्रुप्स को हमको प्रायोरिटाइज करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, खासकर उन लोगों को जो कि हाइयर रिस्क पे हैं ऑफ सीवियर डिजीज एंड डेथ। चूँकि वैक्सीन की लिमिटेड सप्लाई है, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल लॉट को बिलोंग करते हैं उनको आप पहले दो वैक्सीन। तो जैसा कि मैंने बताया, सोशली डिसएडवांटेज कास्ट एंड कम्युनिटी ग्रुप्स, आदिवासी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, इस प्रकार के लोगों को वैक्सीन पहले मिलनी चाहिए। बहुत सारे हमारे टायर 3 टाउन्स हैं जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, कॉम्पैक्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ पे वैक्सीन पहले दी जानी चाहिए। प्लस वुमेंस को वैक्सीन पहले मिलनी चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है 1918 के इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक का। जब 1918 में इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक फैला, तब देखा गया कि कहीं ना कहीं वुमेन ज़्यादा मर रही हैं, मेन कम मर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि चूंकि मेन फैमिली के अंदर ब्रेड विनर होता है, तो उसको पहले भेजा जाता है कि जाओ तुम पहले वैक्सीन ले लो, और वुमेन्स को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। तो इस प्रकार की कोई चीज़ SARS-CoV-2 में तो नहीं हो रही, कोरोना में तो नहीं हो रही, इस बात को भी यहाँ पे इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉपर सर्वेलांस होना चाहिए, वल्नरेबल ग्रुप्स को वैक्सीन मिलनी चाहिए, तो चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हों, चाहे बूढ़े लोग हों, चाहे बीमार लोग हों, चाहे वुमेन हो, इनको पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए। फिर कहीं ना कहीं लोकल प्लानिंग को स्टेट लेवल की प्लानिंग के साथ जोड़ना है। कोविन का डाटा ये दिखाता है कि केवल वो लोग जो ऐप्स वगैरह चला पाते हैं, जिनके पास डिजिटल लिटरेसी है, वही अपने आप को वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर पाए, वैक्सीन लगवा पाए। बाकी लोगों को, बेचारों को वैक्सीन का एक्सेस ही नहीं मिला। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, साउथ, ये आपकी अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं, गरीब कंट्रीज़, इनके पास वैक्सीन का एकमात्र सोर्स नज़र आ रहा है कोवैक्स फैसिलिटी। तो इस चीज़ में वैक्सीन इक्विटी को पूरी दुनिया में बनाना, क्योंकि बहुत हद तक वैक्सीन नेशनलिज्म भी हो रहा है। जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने खूब सारी वैक्सीन ऑर्डर की और अपने पास स्टोर करके रख ली। गरीब कंट्रीज़ को वैक्सीन मिले चाहे ना मिले, कोई फ़र्क पड़ता नहीं। हालांकि अब इन एडवांस्ड कंट्रीज़ को भी ये रिकॉग्नाइज हो रहा है कि भाई, अगर किसी भी देश में कोरोना बचा रहेगा तो ये लोग भी सेफ नहीं है। तो अब ये लोग भी कह रहे हैं कि भाई, जो बाइडेन ने रिसेंटली बोला कि हम इतने मिलियन वैक्सीन डोनेट करेंगे फाइजर की इन कंट्रीज़ को, उन कंट्रीज़ को। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चालू हैं। तो कुल मिला के यही बोला जा रहा है कि फोकस्ड, रिजुविनेटेड, लोकल, नेशनल, ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन चलने चाहिए। ठीक है, सारे सेम पॉइंट्स हैं। कुछ भी तीसरे वाले आर्टिकल में तो कुछ भी यहाँ पे नया नहीं था, बट ठीक है, आज आर्टिकल्स नहीं है तो ये भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा हुआ हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।